हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस चौथे प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 29 है, 29 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 71 है, 71 के बाद में 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या दी गई है 29 से। 29 से कितना बन रहा है 36 से, तो 29 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 29 और 7 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 50 है, तो 36 से 50 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 36 और 14 मिलकर बन जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना बन रहा है 71 है, तो 50 से 71 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें +21 कर दें तो 50 और 21 मिलकर बन जाएगा 71। फिर देखिए 71 से कितना बन रहा है 99, तो 71 से 99 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 71 के अंदर क्या कर दें +28 कर दें तो 71 और 28 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 99 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +7, उसके बाद में संख्या आई है +14, उसके बाद में संख्या आई है +21, उसके बाद में संख्या आई है +28। यानी कि यहां पर चल रहा है क्या, सबसे पहले +7 +14 +21 +28 सभी के अंदर प्लस चल रहा है। तो 99 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन कितना प्लस करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यानी कि 28 के बाद में कितनी संख्या प्लस होगी वो हमें निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सबसे पहले 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 21 है, तो 14 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से कितना बन रहा है 28 है, तो 21 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28। अब देखिए 28 से कितना लाना है, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 28 से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी के अंदर +7 हुआ है तो 28 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे। तो मेरे भाई 28 और 7 मिलकर बन जाएगा 35, यानी कि 28 के बाद में संख्या प्लस होगी 35। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस 99 के अंदर इस 35 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 99 के अंदर प्लस 35 कर देंगे तो 99 और 35 मिलकर बन जाएगा 134, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 134। अब हमें देखना है कि संख्या 134 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 134 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 18, 18 के बाद में 23, 23 के बाद में 21, 21 के बाद में 26, 26 के बाद में 24 और 24 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जिस भी सीरीज के अंदर आपको सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस टाइप से सीरीज के अंदर संख्या दी जाए तो उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। अब हमारे सामने जो सीरीज दिया गया है उस सीरीज के अंदर हमें संख्या छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी इस क्रम में दी गई है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले संख्या है 15, 15 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 18। तो 15 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 15 और 3 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 21। तो 18 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 18 और 3 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 24 है। तो 21 से 24 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 21 और 3 मिलकर बन जाएगा 24 है। अब इसी प्रकार से यदि हम 24 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे हमें क्या होगा, प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी, लेकिन हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 20 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है 23 है। तो 20 से 23 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23 है। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 26 है। तो 23 से 26 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 23 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 23 और 3 मिलकर बन जाएगा 26 है। अब इसी प्रकार से देखिए 26 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए 20 से 23 बना कैसे प्लस 3 करने से, 23 से 26 बना कैसे प्लस 3 करने से। तो 26 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 26 के अंदर भी यहां पर कर देंगे प्लस 3। तो मेरे भाई 26 और 3 मिलकर बन जाएगा 29, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 29। अब हमें देखना है कि संख्या 29 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 29 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर आपको सॉल्यूशन के साथ में 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सतलुज नदी के तट पर है, ऑप्शन बी है रावी नदी के तट पर है, ऑप्शन सी है व्यास नदी के तट पर है, और ऑप्शन डी है झेलम नदी के तट पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो लुधियाना है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो मेरे भाई लुधियाना सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में डल झील स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में डल झील स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में डल झील स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गारो, खासिया, जैंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गारो, खासिया, जैंतिया जनजातियां भारत के मेघालय राज्य में रहती हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य ने, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य ने, ऑप्शन सी है बिहार राज्य ने और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस वर्ष बक्सर का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1757 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1764 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1775 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1782 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इससे भी बेहतर सूचना है आप सभी के लिए मेरे भाई, यदि आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है, और जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मेरे भाई ये मॉक टेस्ट आपको एग्जाम तक बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है केरल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी नदियों में से एक तो है ताप्ती नदी और मेरे भाई एक है नर्मदा नदी। ये दोनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1952 में, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1950 में, ऑप्शन सी है 12 अगस्त 1951 में और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1953 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1987 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1995 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2001 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जो ये रिकेट्स रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी वर्ष 1993 में, ऑप्शन सी वर्ष 1995 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1997 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी वर्ष 1994 में, ऑप्शन सी वर्ष 1872 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है
उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट सूचना है क्या, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। मेरे भाई उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना आपको बिल्कुल फ्री के अंदर 9:15 पर मेरे भाई मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को परखना चाहता है तो वो मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 9:15 पर दिए गए मॉक टेस्ट को जरूर दें और अपनी तैयारी को जरूर परखें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।